हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मैं हिंदी गोदली का जो बचा हुआ चैप्टर है, जो पद खंड का है, 12 चैप्टर तक हम लोग को पढ़ना है, जिसमें 6 चैप्टर तक कराया जा चुका है। उसमें चैप्टर नंबर 7 और 8 अभी इस वीडियो में डिस्कशन होगा। इसके बाद 9, 10, 11, 12 इसके साथ ही हम लोग पद खंड भी खत्म कर चुके होंगे। पहले से गद खंड खत्म है और इसके पहले इंग्लिश का जो 12 चैप्टर है वो भी खत्म है। तो आप हिंदी और इंग्लिश का जो दोनों लिटरेचर का सेक्शन कह लें, उसमें प्रोज पोएट्री और इसमें गद और पद, ये लगभग खत्म होने के कगार पे है। तो अभी इस वीडियो में जो पाठ नंबर 7 है, जिसका नाम हिरोशिमा, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने पहले ही बताया कि जो भी वीडियो शुरू होंगे जिस भी चैप्टर के, उसके हेडिंग के बारे में जानना है और फिर उसके बाद जो राइटर है उनके डिटेल्स के बारे में जानना है। तो उसी कड़ी में ये 7 चैप्टर है, जिसका अभी हम लोग हेडिंग जानेंगे और फिर राइटर के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। और ये कविता वाला सेक्शन है, तो आप सभी कविताओं को पढ़ेंगे। अगर कविता को पढ़ते हैं तो उसमें जो भी लाइन दिए होते हैं, उस लाइन से आपको पहचान लेना होता है कि किस चैप्टर का कविता है और किस चैप्टर का वो लाइन है, पंक्ति है, जिससे आप समरी लिखते समय इस राइटर का पूरा डिटेल्स ऐड करके और जो हिरोशिमा का कहानी आप जान पाएंगे, उस पंक्ति से उद्धृत करके लिख सकेंगे कि इस पंक्ति का आशय या इस पंक्ति का मतलब हिरोशिमा में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा एक जगह का नाम है जो जापान में है और ये बमबारी से संबंधित यहाँ पे चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़े होइएगा कि जापान पे नागासाकी जिसको कहते हैं, नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, वो उससे रिगार्डिंग ये चैप्टर है। तो इस पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का क्या कहना है ये सभी जानेंगे। सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है, इनको बार बार अज्ञेय भी लिखता है। यहाँ पे आप इस वर्ड को याद रखेंगे, कहीं कहीं पूरा नाम नहीं लिख के ये नाम लिखता है, हालांकि इस नाम में इनके पिताजी का नाम भी छुपा हुआ है, तो हमें ये नाम याद रखने की जरूरत है। कभी मिलान करने के लिए मैच द फॉलोइंग में ये नाम आता है, या कभी क्वेश्चन पूछ रहा होता है शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, तो उसमें अज्ञेय की वार्तालाप या अज्ञेय की कहानियों पे प्रकाश डाले या इनके कविताओं पे वर्णन करे अपना, इस तरह से देता है। तो अज्ञेय का जो जन्म है वो 7 मार्च 1911 में हुआ है, जो कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। मूल निवास जो इनका था वो करतारपुर था, पंजाब में। इनकी माँ बयंती देवी थी, पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे, जहाँ आप देख रहे हैं हीरानंद इनके टाइटल में ही है। फिर प्रारंभिक शिक्षा, जो शुरुआती इनकी शिक्षा थी, वो लखनऊ से हुई। इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई 1925 में किया। 1927 में इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और इन्होंने 1929 में बीएससी की परीक्षा पास की। इसके साथ साथ इन्होंने, ये बात 1911 और इनकी पढ़ाई लिखाई के बाद 1929 और 30 के नियर अबाउट हो रही है, तो हम ऐसा जानते हैं कि 1947 से पहले जो देश आज़ाद नहीं हुआ था भारत, तो उसमें बहुत सारे जो पंजाब और उसके बॉर्डर इलाके थे, लाहौर, वो पाकिस्तान से सटे हुए थे। और इनका इसी कारण से फॉर्मन कॉलेज जो लाहौर में पढ़ता था उस समय, वहाँ से इन्होंने इंग्लिश में एमए की पढ़ाई की, मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की। और इनका ये ब्यौरा रहा, इनकी बायोग्राफी यहीं रही, इनके माता पिता का नाम, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका जगह, इनका जन्म स्थान, जन्म जगह, ये सभी चीज़ हम लोग मेंशन कर सके। अब इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ सकते हैं कि सच्चिदानंद वात्स्यायन का क्या था। जैसे ये बहुभाषी थे, ये बहुत भाषाओं को जानते थे। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ इन्होंने और भी भाषाओं का ज्ञान लिया था। फिर इन्होंने इसके साथ साथ संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, इन सही भाषाओं का भी ज्ञान रखा था। ये आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख कवि, कथाकार और निबंधकार के रूप में प्रख्यात हुए, विख्यात हुए थे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे भग्नदूत, चिंता, इतल्यम, हरी घास भर क्षण भर, इन सभी चीज़ों को इन्होंने लिखा है, इनकी प्रमुख कृतियां में ही शामिल है। उसके बाद इनके बहुत सारे उपन्यास भी हैं, जिसमें शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इन सभी चीज़ों को इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने एक नाटक भी बहुत अच्छा लिखा है जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। इसके साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी में मौलिक रचनाएं भी की है और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में जाने के बाद, अनेक डिग्रियां लेने के बाद, बहुभाषिक होने के साथ साथ एक महान कवि के रूप में विख्यात हुए, विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे और इन्होंने साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुग्रा यूगोस्लाविया में इन्होंने पाया था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। 4 अप्रैल 1987 को इनका
मृत्यु हुआ है। ये एक डेट मेंशन करना चाहेंगे, 4 अप्रैल 1987। 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हुई है। ये भी एक याद रखेंगे। अब इसमें क्या है कि अज्ञे ने हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक बहुत अच्छी प्रतिभा को स्थापित किया है। इन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक भी लिखा है, पेश किया, उनको बताया कि कैसे प्रयोग धर्मिता में बासीपन से मुक्त किया जा सकता है। उसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोग और उनके उपयोग के बारे में बहुलता को बताया है। फिर इन्होंने ये भी बताया है कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह एक कविता जिसका नाम है हिरोशिमा एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का भी साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज के वैश्विक राजनीतिक से उपजते संकट की आशंकाओं से बड़ी जुड़ी हुई है। आधुनिक कवि अज्ञे की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित है। इनकी बहुत सारे कविताएं हैं जिसमें सदा नीरा एक बहुत अच्छा कविता इनका, उसमें संग्रह में इन्होंने हिरोशिमा को प्रकाशित किया। और इन्होंने हिरोशिमा में कहा है, मैं चंद लाइनें पढ़ देता हूँ, आप इसके बातों से समझ सकेंगे। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फिर फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों और टूटे चक्र बिखर गए हों जैसे दिशा में। इन्होंने मानव जीवन की कठिनाई को और हिरोशिमा पे जो बम विस्फोट हुए नागासाकी पे जापान में, तो वहाँ पे जो आम आदमी को क्षति हुआ था, पेड़ पौधे जो जले थे, मानवीय जो भी चीज़ें हैं आर्टिफिशियल, वो तो हुआ था ही, उसकी बर्बादी तो हुई थी, साथ ही साथ प्राकृतिक चीज़ों की घटनाएं, प्राकृतिक चीज़ों की जो क्षतिपूर्ति हुई थी उस पर इन्होंने अपना एक प्रकाश डाला। और इन्होंने बताया है कि वो एक बना बनाया हुआ या फिर पहले से रचित एक ऐसा कुछ नहीं था, वो एक बम विस्फोट था जिसने हर एक को परेशान किया। और इससे मानव जीवन ही नहीं, मानव जीवन के साथ साथ प्राकृतिक जीवन और जो पशु पक्षी जानवर रह रहे थे सबने व्याकुलता प्राप्त की थी, सबको परेशानी हुई थी, जिसमें इन्होंने अपना व्यंग रखा है। तो ये हम लोगों ने पार्ट 7 को कैप्चर किया और हिरोशिमा पर अज्ञे का क्या अपना राय है, इन्होंने क्या लिखा है वो जाना, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा डिटेल्स जानते हुए इनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 8 में। इसी वीडियोज में आप लोग जैसे ये मैं चैप्टर दिखा दे रहा हूँ, इस चैप्टर को जो हिरोशिमा है उसको आप लोग पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद जब आप पीछे आएंगे तो क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, तो मैं 1-2 क्वेश्चन को मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, या कैसे निकलता है, या मनुष्य की छाया कहाँ और कैसे पड़ी हुई है, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या मिला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे। तो फिर अभी हम लोग पार्ट 8 का चित्रण करते हैं। जब मैं यहाँ सारा डिटेल्स लिख दूंगा और ये वीडियो खत्म होगा तो मैं वीडियो से कुछ देर के लिए आउट होगा, जहाँ पे आप सभी का स्क्रीनशॉट ले सकेंगे, ठीक से समझ सकेंगे चीज़ों को। तो आइए अब चैप्टर 8 शुरू करते हैं। और चैप्टर 8 में एक वृक्ष की हत्या चैप्टर का नाम है, कुंवर नारायण इसके लेखक हैं। और कुंवर नारायण का बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को, जन्म स्थान लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। कविता लेखन की शुरुआत इन्होंने 1950 से की थी, और इन्होंने अपने कविता में चिंतन परक लेख, कहानी, सिनेमा के अन्य कलाकार और उनके ऊपर समीक्षाएं जितनी होती है, जांच पड़ताल करना, सोच समझ के इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। जैसे फिल्म बनती है उसे कहानियाँ लिखे होते हैं, सिनेमा में जो चीज़ दिखाया गया था उस पर बहुत सारा समीक्षा करके, जांच पड़ताल करके तब इन्होंने बहुत सारी लेख लिखी हुई है। हालांकि इनकी शुरुआत लिखने की 1950 में हुई है, किंतु कविता इनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्यतः रही है। लेकिन इन्होंने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन कविताओं का संग्रह इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। और प्रमुखता यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये पहले कविता को रखते थे, उसके बाद ही इन्होंने दूसरे कुछ को लिखा है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो प्रमुख हैं, बहुत हाईलाइटेड हैं, जैसे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, उसके बाद कोई दूसरा नहीं। फिर इन्होंने लिखा है इन दिनों, काव्य संग्रह, आत्मीय जी। इन सब के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे लिखने के साथ साथ इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए, और पुरस्कार में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है,
उसके बाद कुमारन आसान पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान मिला है, इसके साथ साथ प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान इत्यादि इन्होंने पाया है। अब कुंवर नारायण के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स जानते हैं। यही है कि कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिगत और सामाजिक चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छी से परोसा है अपने लेखनी में, पूरी व्यंजकता के साथ इन्होंने प्रकट किया है। आज का समय और उनकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने में लपेट लेना चाहती है, उसी तरह कुंवर नारायण ने अपने कविताओं में सभी चीज़ों को आकार दिया है, एक तरह का शेप दिया है। और इन्होंने मनुष्य की मनुष्यता यानी कि इंसान का इंसानियत और सजीवता, जो सजीव है वो उनकी सजीवता क्या है, उनके पक्ष में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसा पक्षधर या कैसा एक चीज़ है जो हमें सजीव होने का प्रमाण देता है, इन सभी चीज़ों को इन्होंने बहुत सारा अच्छा से लिखा है। तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंधन रचकर भरपूर प्रतिष्ठा की है। इनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन, यानी कि लिखने में बहुत सारे तरह के एलिगेशन तो नहीं लगाए इन्होंने, लेकिन और सभी लोगों से अलग हटके इन्होंने अपने लेखनी में साफ सुथरा चीज़ों को प्रकट किया है, संयम दिखाया है, परिष्कार को दिखाया है, साफ सुथरापन लिखावट दिखाया है, भाषाओं की गरिमा को पहचाना है। और भाषा और विषय की विविधता तो ऐसी है कि इनके हेडिंग को समझने से ही समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे एक वृक्ष की हत्या, हम लोग इस हेडिंग के समझने के बाद, पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि एक वृक्ष जो है वो काटी जा रही है, या एक वृक्ष को जब हम तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसकी एक हत्या कर रहे हैं। और एक वृक्ष क्या है, एक सजीव है, जैसे एक इंसान है उसी तरह से वृक्ष के पास सजीवता होती है, तो इसकी हम हत्या नहीं करें। जैसे हम इंसान है वैसे पेड़ भी है, इनके कहने के सेंस में ये है। और इन्होंने अनेक गुणों से सज्जित कविताओं को लिखा है। इनमें यथार्थ, खुरदुरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी मिलता है। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य, सभ्यता के विनाश के अंतर्गता को इन्होंने दिखाया है कि अगर हम पेड़ की हत्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो एक विनाश की तरह है। जिस तरह से एक मनुष्य को जबरन मारा पीटा जाता है बेवजह, या किसी कारण बस वो आतंक के शिकार हो जाते हैं, तो वो एक जीता जागता उदाहरण होता है कि ऐसा करना हमारे विनाश की ओर हमें ले जा रहा है, हमारा समाज अच्छे दिशा की तरफ नहीं जा रहा है, पर्यावरण गंदे हो रहे हैं, मनुष्य की सोच जो है विकृत हो रही है। इसलिए इन्होंने अपनी अभिव्यक्त किया इन्होंने कविताओं में कि अपरिचित चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण ने कविता संग्रह इन दिनों से संकलित किया है। इनका एक कविता संग्रह लिखा हुआ है जिसका नाम है इन दिनों। उसी इन दिनों कविता के संग्रह से इन्होंने एक चैप्टर कर लिया है, एक वृक्ष की हत्या, और इसमें इन्होंने वृक्ष को न काटने को लेकर बहुत सारी बातें की हैं और वृक्ष पे उसकी कैसे हत्या हो जाती है और वो किस तरह से इंसान के लाइफ में, सजीव के लाइफ में कारगर साबित होता है, इस पे इन्होंने बताया है। और इसमें का कुछ लाइन है, जैसे धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, यानी कि जब धूप होता है तो हम छाँव के लिए उसी पेड़ के नीचे जाते हैं, बरसात होता है तो हम अपने शरीर को भीगने से बचाने के लिए उसके नीचे, उसके छत्र छाया में छुपते हैं। इस तरह से हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं और हमसे ज़्यादा वो चौकन्ने रहता है। ऐसा मानो कि एक इंसान को या एक सजीव को खाकी वर्दी पहन के एक सैनिक जिस तरह से सुरक्षा दे रहा होता है, उस तरह से पेड़ हमारे जीवन में हमें सुरक्षा दे रहे होते हैं। दरअसल शुरू से ही अंदेशा रहता है कि कुछ लोग जलावन को लेके, या कुछ लोग अपनी पर्सनल जो होता है, इंडिविजुअल जो होता है, व्यक्तिगत फायदे को लेके पेड़ को काट देते हैं, जहाँ पे उसकी हत्या करते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ को खेद प्रकट करते हैं और कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, और उसी तरह पेड़ को बचाना है हम सब किसी से। और पेड़ को बचाएंगे तो बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इन्होंने अपने कविताओं में लास्ट लाइन में यही बताया है कि नदी को नाला हो जाने से बचा लो, हवा को धुआं हो जाने से बचा लो, खाने को जहर हो जाने से बचा लो। उसी तरह जंगल जो है उसको नहीं काटा जाए, पेड़ नहीं काटा जाए, वरना एक दिन क्या होगा, मरुस्थल बन जाएगा वो, कोई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, हवाएं वहाँ पे ठीक नहीं रहेंगी, जो जमीन का हिस्सा है, टुकड़ा है, वो मरुस्थल में बदल जाएगा और पशु पक्षी भी रहने को विवश हो जाएंगे, कुछ लाइफ नहीं होगा वहाँ पे। उसी तरह और मनुष्य को जंगल होने से, जो मनुष्य जंगली प्रवृत्ति का सोच रहे हैं, उन्हें भी पेड़ को अपना हिस्सा मानना है, अपने तरह मानना है और बचाना है। तो बहुत अच्छा ये कविता था, इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। और इस तरह से मैं वीडियो से 1-2 मिनट के लिए आउट हो रहा हूँ, आप सभी थोड़ा सा इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे दोनों चैप्टर को, और इसमें जो भी आपको लगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, जूम करके देख लेंगे, और अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे 9 और 10 का चैप्टर
डिस्कस होगा। अभी तक के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्त तक शेयर करें। मिलता हूँ मैं फिर इसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान टिकाएं। मैं 7 चैप्टर के लिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। जो हिंदी गोधुली भाग 2 है किताब, जिसका पद खंड अभी चल रहा है, और उस पद खंड में चैप्टर नंबर 7 जो है, पार्ट 7, वो हिरोशिमा है, आप लोग जाना। और उस हिरोशिमा के जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद सैन अज्ञे हैं, और उनके बारे में ये आप लोगों के सामने जो दिख पा रहा है उनके डिटेल्स हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम, उनका मूल निवास और उनकी मृत्यु, जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोग देख चुके होंगे, एक बार इसको अच्छे से देखें। और फिर हम चैप्टर नंबर 8 को दिखाते हैं। अब आते हैं पार्ट 8 पे, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण इसके लेखक हैं। जन्म इनका 19 सितंबर 1927 में हुआ है। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कविता लेखन की शुरुआत इन्होंने 1950 से की थी। और एक वृक्ष जो आप एक हेडिंग में देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको लेके इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो कविताओं में हम लोगों ने जाना। अब हम इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे चैप्टर नंबर 9 और 10 की चर्चा होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।